हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसे वॉलंटरीली अपनी मर्जी से लगभग 40 सेकंड्स के छोटे समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि प्रैक्टिस से सांस को लंबे समय तक रोका जा सकता है। उस पीरियड के खत्म होने पर व्यक्ति सांस लेने के लिए मजबूर हो जाता है। रेस्पिरेशन में बदलाव यानी वेरिएशन आता रहता है, भले ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हों। उदाहरण के लिए इमोशन और एक्सरसाइज रेस्पिरेशन की रेट और फोर्स को बढ़ा देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का ये बदला हुआ पैटर्न शरीर में कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स द्वारा थोड़े ही समय में नॉर्मल कर दिया जाता है। आमतौर पर शांत और रेगुलर ब्रीदिंग यानी क्वाइट रेगुलर ब्रीदिंग दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से होती है। एक, नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म। दो, केमिकल मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है उसमें शामिल है: एक, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। दो, एफरेंट नर्व्स। तीन, एफरेंट नर्व्स। रेस्पिरेटरी सेंटर्स न्यूरॉन्स का वो ग्रुप है जो रेस्पिरेशन की रेट, रिदम और फोर्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ये सेंटर्स ब्रेन स्टेम की रेटिकुलर फॉर्मेशन में दोनों तरफ यानी बायलैटरली स्थित होते हैं। फिगर 126.1। ब्रेन स्टेम में उनकी जगह यानी सिचुएशन के आधार पर रेस्पिरेटरी सेंटर्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ए, मेडुलरी सेंटर्स, जिसमें शामिल हैं: एक, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दो, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। बी, पॉन्टीन सेंटर्स। तीन, एपन्यूस्टिक सेंटर। चार, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुलरी सेंटर्स: एक, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिचुएशन: डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपरी हिस्से में मौजूद न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारियस में फैले होते हैं। फिगर 126.1। आमतौर पर इन न्यूरॉन्स को कलेक्टिव रूप से इंस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। डॉर्सल ग्रुप के सभी न्यूरॉन्स इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं और अपनी ऑटोरिथमिक प्रॉपर्टी की वजह से इंस्पिरेटरी रैंप जनरेट करते हैं। फिगर 126.1। फंक्शन: डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रेस्पिरेशन की बेसिक रिदम के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस: नीडल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके जानवरों में इन न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करने से इंस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इंस्पिरेशन लंबी यानी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। दो, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिचुएशन: वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स न्यूक्लियस एम्बिगुअस और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस में मौजूद होते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई मेडुला ऑब्लोंगाटा में न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारियस के आगे यानी एंटीरियर और साइड में यानी लैटरली स्थित होते हैं। पहले वेंट्रल ग्रुप न्यूरॉन्स को कलेक्टिव रूप से एक्सपिरेटरी सेंटर कहा जाता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ग्रुप के सेंट्रल एरिया में मिलते हैं। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स ग्रुप के कॉर्डल यानी पिछले और रोस्ट्रल यानी आगे एरियाज में होते हैं। फंक्शन: आमतौर पर वेंट्रल ग्रुप न्यूरॉन्स क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान इनएक्टिव रहते हैं और फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। फोर्स्ड ब्रीदिंग के वक्त ये न्यूरॉन्स इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल्स दोनों को स्टिमुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस: वेंट्रल ग्रुप के इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इंस्पिरेशन लंबी हो जाती है। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन से एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपिरेशन लंबी हो जाती है। Pontine centers. 3. Apneustic center. Situation: एपन्यूस्टिक सेंटर लोअर पॉन्स की रेटिकुलर फॉर्मेशन में स्थित होता है। फंक्शन: एपन्यूस्टिक सेंटर डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स पर सीधा असर करके इंस्पिरेशन की डेप्थ यानी गहराई को बढ़ा देता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस: एपन्यूस्टिक सेंटर की स्टिमुलेशन से एपनियोसिस होता है। एपनियोसिस रेस्पिरेशन का एक अबनॉर्मल पैटर्न है जिसकी पहचान लंबी इंस्पिरेशन और उसके बाद एक छोटी और इनएफिशिएंट एक्सपिरेशन से होती है। 4. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. सिचुएशन: न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में रेटिकुलर फॉर्मेशन के डॉर्सोलैटरल हिस्से में स्थित होता है। ये मीडियल पैराब्रैकियल और सब पैराब्रैकियल न्यूक्लियाई के न्यूरॉन से बना होता है। सब पैराब्रैकियल न्यूक्लियस को वेंट्रल पैराब्रैकियल या कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस भी कहा जाता है। फंक्शन: न्यूमोटैक्सिक सेंटर का प्राइमरी फंक्शन मेड्युलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स खासकर डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स को कंट्रोल करना है। ये एपन्यूस्टिक सेंटर के जरिए काम करता है। एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट यानी रोकता है ताकि डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाए। इस वजह से इंस्पिरेशन रुक जाती है और एक्सपिरेशन शुरू हो जाती है। इस तरह न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच की स्विचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन यानी समय को कम करके रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस: न्यूमोटैक्सिक सेंटर की स्टिमुलेशन से कोई खास टिपिकल इफेक्ट नहीं दिखता सिवाय एक्सपिरेशन की हल्की बढ़ोतरी यानी स्लाइट प्रोलॉन्गेशन के, क्योंकि ये एपन्यूस्टिक सेंटर के जरिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होने पर एपनियोसिस होता है। कनेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स. एफरेंट पाथवे: रेस्पिरेटरी सेंटर से निकलने वाले नर्व फाइबर्स ब्रेन स्टेम को छोड़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल कॉलम्स के एंटीरियर यानी आगे वाले हिस्से में नीचे की तरफ डिसेंड जाते हैं। ये नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल और थोरैसिक सेगमेंट्स के एंटीरियर हॉर्न सेल्स में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स पर खत्म होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन से नर्व फाइबर्स के दो सेट्स निकलते हैं,
1. फ्रेनिक नर्व फाइबर्स C3 से C5 जो डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। 2. इंटरकॉस्टल नर्व फाइबर्स T1 से T11 जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को सप्लाई करते हैं। वेगस नर्व में भी रेस्पिरेटरी सेंटर से निकलने वाले कुछ एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट पाथवे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एफरेंट इंपल्सेस इन जगहों से मिलती हैं। 1. पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और बैरोरिसेप्टर्स ग्लॉसोफैरिंजियल और वेगस नर्व्स की ब्रांचेस के जरिए। 2. लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स वेगस नर्व के जरिए। इन रिसेप्टर्स से एफरेंट इंपल्सेस रिसीव करके रेस्पिरेटरी सेंटर्स एफरेंट नर्व फाइबर्स के जरिए थोरासिक केज और लंग्स की मूवमेंट्स को मॉड्यूलेट यानी रेगुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स रोल ऑफ मेडुलरी सेंटर्स रिदमिक डिस्चार्ज ऑफ इंस्पिरेटरी इंपल्सेस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रेस्पिरेशन की नॉर्मल रिदम के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये न्यूरॉन्स रिदमिकली इंपल्सेस यानी एक्शन पोटेंशियल्स डिस्चार्ज करके रेस्पिरेशन की नॉर्मल रिदम को मेंटेन करते हैं। ये इंपल्सेस फ्रेनिक और इंटरकॉस्टल नर्व्स के जरिए रेस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंचाई जाती हैं। इंस्पिरेटरी रैम्प डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से होने वाले इंपल्स डिस्चार्ज का पैटर्न है। इन इंपल्सेस की खासियत यह है कि इनका एक्शन पोटेंशियल एम्पलीट्यूड स्टेडी यानी धीरे धीरे बढ़ता है। इन न्यूरॉन से इंपल्स डिस्चार्ज अचानक नहीं होता और न ही ये यूनिफॉर्म होता है। इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स शुरुआत में एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड कम होता है क्योंकि सिर्फ कुछ ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। बाद में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते जाते हैं जिससे एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड एक रैम्प फैशन में धीरे धीरे बढ़ता है। डॉर्सल ग्रुप से निकलने वाले इस तरह के इंपल्सेस को इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स कहा जाता है। रैम्प सिग्नल्स लगातार प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए होते हैं जिस दौरान इंस्पिरेशन होती है। 2 सेकंड के बाद रैम्प सिग्नल्स अचानक रुक जाते हैं और अगले 3 सेकंड तक नहीं आते। रैम्प सिग्नल्स का स्विच ऑफ होना एक्सपिरेशन का कारण बनता है। 3 सेकंड के अंत में इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स फिर से उसी पैटर्न में दिखाई देते हैं और साइकिल रिपीट होती है। आमतौर पर इंस्पिरेशन के दौरान डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स वेंट्रल ग्रुप के एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं। एक्सपिरेशन के दौरान एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं। इस तरह मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स का महत्व यह है कि इससे इंस्पिरेशन धीरे और स्टेडी होती है ताकि लंग्स में हवा का भरना भी स्टेडी रहे। रोल ऑफ पॉन्टीन सेंटर्स पॉन्टीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुलरी सेंटर्स को रेगुलेट करते हैं। अपन्यूस्टिक सेंटर डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को तेज कर देता है और इस सेंटर की स्टिमुलेशन से इंस्पिरेशन लंबी हो जाती है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स प्री बॉडसी जानवरों में पाया जाने वाला एक एडिशनल रेस्पिरेटरी सेंटर है। ये पेसमेकर न्यूरॉन्स के ग्रुप से बना होता है जो मेडुला के वेंट्रोलेटरल हिस्से में स्थित होते हैं। पेसमेकर न्यूरॉन्स रिदमिक रेस्पिरेटरी इंपल्सेस जनरेट करते हैं। मेडुलरी सेंटर्स इस कॉम्प्लेक्स में नर्व फाइबर्स भेजते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट फंक्शनिंग मैकेनिज्म अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स शरीर के विभिन्न सोर्सेज से इंपल्सेस रिसीव करके रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। 1. इंपल्सेस फ्रॉम हायर सेंटर्स डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को सीधा इंपल्सेस भेजकर रेस्पिरेशन को बदल देते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एंटीरियर सिंगुलेट जाइरस जेनु ऑफ कॉर्पस कैलोसम ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ऑर्बिटल जाइरस से आने वाली इंपल्सेस रेस्पिरेशन को इनहिबिट करती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया और सिल्वेन एरिया से आने वाली इंपल्सेस फोर्स्ड ब्रीदिंग का कारण बनती हैं। 2. इंपल्सेस फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स हेरिंग-ब्राउअर रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो इंस्पिरेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है और लंग टिश्यूज के ओवर स्ट्रेचिंग को रोकता है। ये एयर पैसेज के स्ट्रेच रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन से शुरू होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो टिश्यूज के खिंचने पर रिस्पॉन्स देते हैं। ये रिसेप्टर्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवार पर स्थित होते हैं। इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स का फैलना इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स से इंपल्सेस वेगल एफरेंट फाइबर्स के जरिए डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स तक पहुंचती हैं और उन्हें इनहिबिट करती हैं। इस वजह से इंस्पिरेशन रुक जाती है और एक्सपिरेशन शुरू हो जाती है। इस तरह लंग टिश्यूज का ओवर स्ट्रेचिंग से बचाव होता है। हालांकि हेरिंग-ब्राउअर रिफ्लेक्स क्वाइट ब्रीथिंग के दौरान काम नहीं करता। यह तभी ऑपरेट होता है जब टाइडल वॉल्यूम 1000 ml से ज्यादा बढ़ जाए। हेरिंग-ब्राउअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स ऊपर बताए गए रिफ्लेक्स को हेरिंग-ब्राउअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है क्योंकि ये इंस्पिरेशन को रोकता है और लंग टिश्यूज की ओवर स्ट्रेचिंग को लिमिट करता है। इसका उल्टा रिफ्लेक्स हेरिंग-ब्राउअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स कहलाता है और ये एक्सपिरेशन के दौरान होता है। एक्सपिरेशन के दौरान जब लंग्स का खिंचाव खत्म हो जाता है तब डिफ्लेशन होता है। 3. इंपल्सेस फ्रॉम जे रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स जे रिसेप्टर्स जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एल्वियोलाई की दीवार पर मौजूद होते हैं और पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ नजदीकी कांटेक्ट में होते हैं। एएस पेंटल ने डिस्कवर किया था कि ये रिसेप्टर्स वेगस नर्व के सेंसरी एंडिंग्स हैं। इन रिसेप्टर से निकलने वाले नर्व फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं और सी टाइप से बिलोंग करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स ब्रोंकाई की दीवार पर भी पाए जाते हैं। कंडीशंस जब जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं: 1. पल्मोनरी कंजेशन, 2. पल्मोनरी इडीमा, 3. निमोनिया, 4. लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन, 5. पल्मोनरी कैपिलरीज में माइक्रो एम्बोलिज्म, 6. हिस्टामिन, हैलोथेन, ब्राडिकाइनिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल सब्सटेंसेस द्वारा स्टिमुलेशन। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ जे रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन से एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स पैदा होता है जिसकी पहचान एपनिया से होती है। एपनिया के बाद हाइपरवेंटिलेशन, ब्राडिकार्डिया, हार्ट रेट के धीमी होना, हाइपोटेंशन और स्केलेटल मसल्स की कमजोरी होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में जे रिसेप्टर्स का रोल पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि पल्मोनरी कंजेशन और लेफ्ट हार्ट फेलियर से प्रभावित पेशेंट्स में हाइपरवेंटिलेशन के लिए यही रिसेप्टर्स जिम्मेदार होते हैं। 4. इंपल्सेस फ्रॉम इरिटेंट रिसेप्टर्स ऑफ लंग्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स के अलावा लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एक और तरह के रिसेप्टर्स होते हैं
हैं, जिन्हें इरिटेंट रिसेप्टर्स कहा जाता है। इरिटेंट रिसेप्टर्स अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे इरिटेंट केमिकल एजेंट से स्टिमुलेट होते हैं। ये रिसेप्टर्स वेगल नर्व फाइबर्स के जरिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एफरेंट इंपल्सेस भेजते हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन से रिफ्लेक्स हाइपरवेंटिलेशन और ब्रोंकोस्पैज्म एयरवे का सिकुड़ना पैदा होता है। ब्रोंकोस्पैज्म के साथ हाइपरवेंटिलेशन हानिकारक एजेंट्स को एल्वियोलाई में मजीद एंटर करने से रोकता है। 5 इंपल्सेस फ्रॉम बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स या प्रेशर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर में बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। फंक्शन कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ एओर्टा में मौजूद बैरोरिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर बढ़ने पर रिस्पॉन्स देते हैं। जब भी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मेडुला ऑब्लोंगाटा में मौजूद वासोमोटर सेंटर को इनहिबिटरी इंपल्सेस भेजते हैं। इससे ब्लड प्रेशर घट जाता है और रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाती है। हालांकि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में बैरोरिसेप्टर्स का रोल इनसिग्निफिकेंट होता है। 6 इंपल्सेस फ्रॉम कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स रेस्पिरेशन के केमिकल रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। कीमोरिसेप्टर्स और रेस्पिरेशन के केमिकल रेगुलेशन की डिटेल्स इस चैप्टर में आगे दी गई हैं। 7 इंपल्सेस फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी की पोजीशन में बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। एकदम कड़क माल है ना। ये रिसेप्टर्स जॉइंट्स, टेंडन्स और मसल्स में स्थित होते हैं। मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान प्रोप्रियोसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और सोमैटिक एफ्रेम नर्व्स के जरिए ब्रेन, खासकर सेरेब्रल कोर्टेक्स को इंपल्सेस भेजते हैं। बदले में सेरेब्रल कोर्टेक्स मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को इंपल्सेस भेजकर हाइपरवेंटिलेशन करवाता है। 8 इंपल्सेस फ्रॉम थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं जो पर्यावरण टेम्परेचर में बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, ठंड के लिए और गर्मी के लिए रिसेप्टर्स के लिए। जब बॉडी ठंड के संपर्क में आती है या शरीर पर ठंडा पानी डाला जाता है तो कोल्ड रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं और सोमैटिक और फ्रंट नर्व्स के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इंपल्सेस भेजते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदले में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और हाइपरवेंटिलेशन का कारण बनता है। 9 इंपल्सेस फ्रॉम पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स वो होते हैं जो दर्द, पेन के स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देते हैं। जब भी पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, इंपल्सेस सोमैटिक एफरेंट नर्व्स के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजी जाती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदले में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है और हाइपरवेंटिलेशन पैदा करता है। केमिकल मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन का केमिकल मैकेनिज्म कीमोरिसेप्टर्स के जरिए ऑपरेट होता है। कीमोरिसेप्टर्स वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो ब्लड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स घटक में होने वाले बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। चेंजेस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर्स। नीचे दिए गए बदलाव कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। 1 हाइपोक्सिया, PO2 में कमी। 2 हाइपरकैप्निया, PCO2 में बढ़ोतरी। 3 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ जाना। टाइप्स ऑफ कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। 1 सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, 2 पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स वो कीमोरिसेप्टर्स हैं जो ब्रेन में मौजूद होते हैं। सिचुएशन। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला ऑब्लोंगाटा के गहरे हिस्से डीपर पार्ट में स्थित होते हैं जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के नजदीक होता है। इस एरिया को कीमोसेंसिटिव एरिया कहा जाता है और न्यूरॉन्स को कीमोरिसेप्टर्स कहते हैं। ये कीमोरिसेप्टर्स ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF के नजदीकी कांटेक्ट में होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स, खासकर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के सिनेप्सिस के जरिए जुड़े होते हैं। ये कीमोरिसेप्टर्स धीरे लेकिन असरदार इफेक्टिवली काम करते हैं। केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा बढ़े हुए वेंटिलेशन का 70% से 80% हिस्सा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की वजह से होता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के लिए मुख्य स्टिमुलेंट बढ़ी हुई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H+ है। हालांकि अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लड के हाइड्रोजन आयंस ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ती है तो ये आसानी से इन दोनों बैरियर्स को क्रॉस करके ब्रेन के इंटरस्टिशियल फ्लूइड या CSF में एंटर कर जाती है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड पानी H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। क्योंकि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, ये तुरंत हाइड्रोजन आयन H+ और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। कीमोरिसेप्टर से एक्साइटेटरी इंपल्सेस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को भेजी जाती हैं, जिसके नतीजे में वेंटिलेशन बढ़ जाता है, ब्रीदिंग की रेट और फोर्स बढ़ जाती है। इस वजह से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है और रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन का सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होता, सिवाय इसके कि ये आमतौर पर ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन को डिप्रेस कर देती है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वो कीमोरिसेप्टर्स हैं जो कैरोटिड और एओर्टिक रीजन में मौजूद होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के लिए हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी सबसे ताकतवर स्टिमुलेंट है। इसका कारण पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की ग्लोमस सेल्स में ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स की मौजूदगी है। हाइपोक्सिया इन ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बंद करता है और पोटेशियम के बाहर निकलने एफ्लक्स को रोकता है। इसकी वजह से ग्लोमस सेल्स का डिपोलराइजेशन रिसेप्टर पोटेंशियल होता है और नर्व एंडिंग्स में एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं। ये इंपल्सेस एओर्टिक और हेरिंग नर्व्स के जरिए गुजरती हैं और डॉर्सल ग्रुप ऑफ
ऑफ न्यूरॉन्स को एक्साइट करती हैं। बदले में डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्साइटेटरी इंपल्सेस भेजते हैं, जिसके नतीजे में वेंटिलेशन बढ़ जाता है। ये पर्याप्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन की कमी को ठीक करता है। हाइपोक्सिया के अलावा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हाइपरकैप्निया, PCO2 में बढ़ोतरी और बढ़ी हुई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से भी स्टिमुलेट होते हैं। हालांकि हाइपरकैप्निया और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी हल्की होती है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play